वेलकम स्टूडेंट्स, हम फिर हाजिर हैं आपकी सेवा में। लॉ ऑफ प्रोडक्शन रिटर्न टू स्केल नामक चैप्टर लेकर 12वीं कक्षा माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 7 लॉ ऑफ द प्रोडक्शन रिटर्न टू स्केल। इन दिस पोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास वी विल लर्न अबाउट द लॉ ऑफ द प्रोडक्शन रिटर्न टू स्केल. We continually provide your all economics notes about the macroeconomics, मैक्रो की वीडियो और नोट्स हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं एंड द सिलेबस इंफॉर्मेशन फॉर द CBSE क्लास 12th एंड हरियाणा बोर्ड क्लास 12th एंड 11th. प्लीज़ इकोनॉमिक्स नोट्स इन हिंदी लैंग्वेज ऑन क्लास 12th इकोनॉमिक्स नोट्स इन हिंदी. ये हम आपको पैमाने के प्रतिफल पे नियम, आज का जो टॉपिक है वह आपका पैमाने के प्रतिफल. कल की वीडियो में हमने कारक के प्रतिफल पढ़ा था, साधन के प्रतिफल पढ़ा था. आज हम पढ़ रहे रिटर्न टू स्केल. दीर्घकाल में जैसे कि पहले बताया था कि जो उत्पादन है वो दो कालों में पढ़े थे हम, अल्पकाल और दीर्घकाल में. जो अल्पकाल में पढ़ा उसको कहा था रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू ए फैक्टर, और यहाँ कहते हैं हम रिटर्न टू ए स्केल. ये दीर्घकाल में होता है रिटर्न टू स्केल, पूरा स्केल चेंज हो जाना. दीर्घकाल में उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं, कोई भी कारक स्थिर नहीं होता. दीर्घकाल में सभी कारकों को एक अनुपात में बढ़ाकर किसी वस्तु के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है. यदि उत्पादन के सभी कारकों को एक अनुपात में बढ़ाया जाए तो प्रतिफल में जो परिवर्तन होगा उसे उत्पादन के पैमाने का प्रतिफल कहते हैं. प्रोफेसर वाटसन के अनुसार पैमाने के प्रतिफल का संबंध सभी कारकों के समान अनुपात में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप कुल उत्पादन में होने वाले परिवर्तन से है. यह एक दीर्घकालीन धारणा है. पैमाने के प्रतिफल को हम 3 प्रकार से हो सकते हैं या 3 भागों में बांट सकते हैं. पहला है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, दूसरा पैमाने के समान प्रतिफल और तीसरा पैमाने के घटते प्रतिफल. जब हम उत्पादन को बढ़ाना शुरू करते हैं सभी साधनों को बढ़ा करके, अल्पकाल में तो हम एक एक साधन को बढ़ा रहे थे, सिर्फ परिवर्तनशील साधन को बढ़ा रहे थे, दीर्घ स्थायी साधन को नहीं बढ़ा रहे थे. बट जैसे कि आप जानते हैं कि दीर्घकाल में सभी के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, सभी में परिवर्तन किया जा सकता है. इसलिए इसमें पहले बढ़ते पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है, फिर समान प्रतिफल का नियम लागू होता है, फिर उसके बाद घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है. तो हम तीनों को पढ़ेंगे. सबसे पहले पढ़ेंगे हम बढ़ते प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. पैमाने के बढ़ते प्रतिफल उत्पादन की उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें यदि कि सभी कारकों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ा जाए तो उत्पादन में उससे अधिक अनुपात में वृद्धि होती है. यानी जितना हम उसके साधन कारक सभी कारकों को बढ़ाते हैं उत्पादन उससे ज़्यादा बढ़ता है. उदाहरण के लिए यदि उत्पादन के सभी कारकों जैसे श्रम, पूंजी आदि की मात्रा को 10% वृद्धि कर दें तो उत्पादन में 15% वृद्धि होती है. तो इसे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल क्या हो जाएगा. जैसे कि मैं आपको रेखा चित्र दिखा रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेज का. तो ये देखिए पैमाने के बढ़ते प्रतिफल है. इसमें आपने देखा कि जब आपकी वृद्धि है, जो नीचे कारक हैं, कारकों में 10 से हमने 15 कर दिए, कारकों में बढ़ोतरी करी 5% की, 5% की वृद्धि की सभी साधनों सभी कारकों में. तो उत्पादन में कितना प्रतिशत हुआ, 15% वृद्धि की, 15 से लेके 22.5 तक. तो यहाँ रेखा चित्र ओ क्यू पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को प्रकट कर रहा है. रेखा चित्र से स्पष्ट है कि उत्पादन के कारकों में 10% की वृद्धि करने से उत्पादन में 15% की वृद्धि हो रही है. इसी तरह कारकों में 15% की वृद्धि करने पर उत्पादन में 22.5% की वृद्धि हो रही है. अतः यह पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की स्थिति है. अब बढ़ते पैमाने के जो प्रतिफल है वो लागू क्यों होते हैं, उनका कारण क्या है, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, अभी इस पर बात करेंगे. तो सबसे पहले बढ़ते पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लागू होने का मुख्य कारण है कि जब उत्पादन के पैमाने को बढ़ाया जाता है तो फर्मों को कई प्रकार की किफ़ायतें या बचतें प्राप्त होती हैं. इकट्ठा करने से पैमाने की किफ़ायतें या बचतों से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें उत्पादन के पैमाने को बढ़ाने के फलस्वरूप प्रति इकाई लागत कम हो जाती है या प्रति इकाई उत्पादन बढ़ जाता है. तो ये जो पैमाने की किफ़ायतें होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं. एक पैमाने के आंतरिक किफ़ायतें, एक पैमाने के बाहर की किफ़ायतें. आंतरिक से मतलब फर्म के अंदर की जो बचतें होती हैं और दूसरी पैमाने के बाहर की बचतें. आंतरिक किफ़ायतें या बचतें, बात एक ही है, चाहे किफ़ायतें कहते हैं चाहे बचतें कहते हैं. इंटरनल इकोनॉमिक सेविंग कौन कौन सी है. इंटरनल में आंतरिक किफ़ायतें या बचतें वे किफ़ायतें हैं जिन्हें कोई फर्म अपने निजी प्रयत्नों के फलस्वरूप, जहाँ तक निजी प्रयत्नों पर जोर दिया जा रहा है, निजी प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त करती है. अर्थात आंतरिक किफ़ायतें वे किफ़ायतें हैं जो उद्योग की उस फर्म को ही प्राप्त होती हैं जो अपने पैमाने को बढ़ाकर उत्पादन के स्तर को बढ़ाने का
प्रयत्न करती है, कोशिश करती है। इन किफ़ायतों को आंतरिक किफ़ायतें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किफ़ायतें उद्योग की सिर्फ उन्हीं फर्मों को प्राप्त होती है जो उत्पादन के पैमाने में वृद्धि करती हैं, बाकी को नहीं मिलती। ये किफ़ायतें निम्न प्रकार की हो सकती हैं। तकनीकी वस्तुएं, जब फर्में अपने उत्पादन के पैमाने को बढ़ा लेती हैं तो उसके लिए आधुनिक मशीनों और उत्पादन की बढ़िया तकनीकी का प्रयोग संभव हो जाता है। इसके फलस्वरूप उसकी लागत कम हो जाती है। नंबर 2, श्रम संबंधी किफ़ायतें। फर्म के द्वारा श्रम विभाजन करना संभव हो जाता है। इसके फलस्वरूप प्रमुख उत्पादन में वृद्धि होने के कारण भी उत्पादन लागत कम होती है। तीसरा, प्रबंधकीय किफ़ायतें। फर्म द्वारा कुशल तथा योग्य प्रबंधकों की नियुक्ति संभव हो जाती है। इससे कुशलता में वृद्धि होने के कारण उत्पादन लागत कम हो जाती है। और जो अगला चौथा कारण वो वित्तीय किफ़ायतें। फर्म का आकार बढ़ जाने के कारण उसमें साख की में वृद्धि होती है। फर्म को ब्याज कम दर पर उचित मात्रा में धन प्राप्त होने लगता है, इससे भी उसको बचतें होने लगती हैं। और क्रय विक्रय संबंधी, जो अगली है 5वीं है, वो क्रय विक्रय संबंधी किफ़ायतें। फर्म का आकार बढ़ जाने के कारण वह बड़ी मात्रा में कच्चा माल सस्ती दर पर खरीद सकती है और फर्म अपने माल की बिक्री के लिए कम कमीशन पर खरीद पाती है। अगला है जो छठा, और जोखिम संबंधी किफ़ायतें। फर्म का आकार बढ़ जाने के कारण उसके जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप अधिक लाभ होने की पूरी उम्मीद होती है और अधिक लाभ प्राप्त करने वाले कार्यों में भी समर्थ हो जाती है। ये तो थी उसकी आंतरिक खुद की बचतें, जो फर्म ने उत्पादन बढ़ाना है उनको बचते होते हैं। अब है बाहरी किफ़ायतें या बचतें, इंटरनल एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स सेविंग। ये इकोनॉमिक्स कौन कौन सी हैं? हम बाहरी किफ़ायतें या बचते हुए किफ़ायतें हैं जो किसी वस्तु या उद्योग के समूह के उत्पादन। आ जाओ। मुख्य बाहरी किफ़ायतें निम्न हैं। केंद्रीकरण की किफ़ायतों। केंद्रीकरण से होकर हमारा एक स्थान पर एक ही प्रकार की कई प्रकार की फर्मों की स्थापना से है। केंद्रीकरण के कारण फर्मों को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होने लगते हैं, जैसे यातायात तथा संचार के साधनों का विकास, प्रशिक्षित श्रमिकों, बैंकों, सहायक उद्यमों आदि की उपलब्धि। इसके फलस्वरूप सभी फर्मों के उत्पादन की लागत में भी कमी आती है। दूसरा, सूचना संबंधी किफ़ायतें या बचतें। जब किसी उद्योग की कई फर्में एक ही नगर में स्थापित हो जाती हैं तब तकनीकी पत्रिकाएं आदि वहां पर प्रकाशित होने लगती हैं, जिससे उस उद्योग से संबंधित नए नए आविष्कार, अन्य सूचनाएं जैसे विभिन्न मंडियों में भाव, नए बाजारों की स्थापना आदि पर बहुत कम खर्च पर सभी फर्मों को ही प्राप्त हो जाती है। नंबर 3, विकेंद्रीकरण की किफ़ायतें। किसी उद्योग का विकास हो जाने पर उसके कार्यों को कई छोटे छोटे भागों में बांटा जा सकता है। उदाहरण के लिए ऊन की रंगाई, बुनाई का काम अलग अलग फर्मों द्वारा किया जाता है, अर्थात एक ही कारखाना रंगाई का और एक ही बुनाई का काम नहीं करता। इससे उत्पादन की लागत घटती है क्योंकि एक कारखाना केवल एक ही कार्य में दक्ष होता है। इससे उद्योग में लगी सभी को प्रमुख को लाभ पहुंचता है। यहाँ ध्यान रखने में योग्य बात यह है कि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की व्याख्या करने के लिए बाहरी किफ़ायतों का विशेष महत्व नहीं होता, इसे केवल आंतरिक किफ़ायती वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। पैमाने के समान प्रतिफल, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। पैमाने के समान प्रतिफल का उत्पादन की उस स्थिति को प्रकट करती हैं जिसमें उत्पादन के सभी कारकों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाए उत्पादन भी उसी मात्रा में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए यदि श्रम और पूंजी की मात्रा में 10% की वृद्धि करने से उसके उत्पादन में 10% की वृद्धि होती है और इसे पैमाने के समान प्रतिफल कहा जाएगा। इसका चित्र इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लासेस का चित्र आपके सामने है। हम देखिए, सभी कारकों में 10 से 20 की वृद्धि की है, 10% की वृद्धि की है, तो उत्पादन में भी 10% की वृद्धि हुई है। बिल्कुल 45 डिग्री का कोण बनाता है। रेखा चित्र और क्यूब वक्र समान प्रतिफल को प्रकट कर रहा है। रेखा चित्र से ज्ञात होता है सभी कारकों में 10% की वृद्धि करने से उत्पादन में 10% की वृद्धि, 20% वृद्धि करने से उत्पादन में 20% की वृद्धि हो रही है। इससे स्पष्ट होता है कि कारकों में जितने प्रतिशत की वृद्धि की जाती है उत्पादन में उतने प्रतिशत ही वृद्धि हो रही है। पैमाने के समान प्रतिफल की दिशा में और क्यूब वक्र 45 डिग्री का कोण बनाता है। पैमाने के समान प्रतिफल नियम लागू होने के कारण पैमाने की किफ़ायतें अनंत काल तक प्राप्त नहीं होती। जैसे जैसे उत्पादन के पैमाने को बढ़ाया जाता है एक ऐसी अवस्था आती है जब पैमाने की किफ़ायतें और पैमाने की हानियाँ एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप पैमाने में समान प्रतिफल प्राप्त होने लगते हैं। अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादन के पैमाने का विस्तार होने के साथ साथ तकनीकी किफ़ायतें फर्म को मिलती रहती हैं, परंतु फर्म का आकार
बढ़ जाने के कारण प्रबंधकीय बाधाएं इत्यादि होनी बढ़ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप पैमाने की हानियाँ भी आरंभ हो जाती हैं। इन दोनों के एक दूसरे को संतुलित करने के कारण पैमाने के समान प्रतिफल का नियम लागू होता है। नंबर 3 पे है घटते पैमाने के नियम या ह्रासमान प्रतिफल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू द स्केल। घटते पैमाने प्रतिफल का उत्पादन की स्थिति को प्रकट करते हैं, जिसे उत्पादन के सभी कारकों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, उत्पादन में उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए यदि सभी कारकों को 15% बढ़ाया जाए और उत्पादन में केवल 10% की वृद्धि हो तो इसे घटते प्रतिफल की स्थिति कहा जाता है। इसे ह्रासमान का नियम भी कहते हैं। ये जो रेखा चित्र आपके सामने दिखा रहा है, इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा। देखिए, इसमें देखिए आप OX पर जब 10 से कारकों में हम 15% की वृद्धि करें, 15 उत्पादन था और 25 या 15% की वृद्धि हुई है, बट उत्पादन में 10 से 17.5 इससे कम वृद्धि हुई है। तो इससे पता चलता है कि उत्पादन का जितने कारकों का जिस अनुपात में प्रयोग किया जाता है परसेंट में, उससे कम परसेंट होता है। रेखा चित्र के पैमाने घटते प्रतिफल नियम को प्रकट कर रही है। रेखा चित्र से ज्ञात होता है कि यदि उत्पादन कारक को 15% बढ़ाया गया तो उत्पादन में केवल 10% की वृद्धि हो रही है। इसी तरह कारकों को यदि 25% बढ़ाकर उत्पादन में केवल 17% की वृद्धि हो रही है। इससे प्रकट होता है कि पैमाने के प्रतिफल कम हो रहे हैं। पैमाने के घटते प्रतिफल के नियम लागू होने के क्या कारण है? पैमाने के घटते प्रतिफल अवश्य लागू होते हैं। उत्पादन का पैमाना जैसे जैसे बढ़ता जाता है, पैमाने की हानियाँ पैमाने की किफ़ायतों के प्रभाव को खत्म कर देती है। इसलिए परंपरागत अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि उत्पादन का पैमाना एक सीमा से अधिक बढ़ाने पर किफ़ायतों के स्थान पर हानियाँ होने लगती है। इसके फलस्वरूप पैमाने के प्रतिफल घटने लगते हैं। परंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार कुछ योग्य उद्यमी प्रतिनिधि हानियों को तकनीकी किफ़ायतों अधिक नहीं होने देते। इस प्रकार वे पैमाने के घटते प्रतिफल की स्थिति से बचे रहते हैं तथा पैमाने के समान प्रतिफल पर काम करते रहते हैं। पैमाने की हानियाँ से प्रयोग स्थिति से है जिसमें उत्पादन का पैमाना बढ़ने से औसत लागत बढ़ती है। यह हानियाँ 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आंतरिक हानियाँ, नंबर 2 बाहरी हानियाँ। आंतरिक हानियाँ ये वे हानियाँ जो किसी विशेष फर्म द्वारा एक सीमा के बाद अपना उत्पादन बढ़ाने के कारण उत्पन्न होती है। जब एक फर्म का आकार बढ़ता है तो प्रबंध प्रशासन समझने से संबंधित कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती है। इसके फलस्वरूप प्रति इकाई बढ़ जाती है। बाहरी हानियाँ, यह हानियाँ एक उद्योग द्वारा अपने उत्पादन को बढ़ाने के कारण उत्पन्न होती है। इन हानियों को उत्पादन की सभी फर्मों को उठाना पड़ता है। यह हानियाँ ट्रैफिक जाम, प्रदूषित वातावरण, मांग के बढ़ने से कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि आदि के कारण उत्पन्न होती हैं। ध्यान रखना चाहिए कार्य के प्रतिफल का अध्ययन काल में पैमाने प्रतिफल का अध्ययन काल में किया जाता है।